तो आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी के तहत यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 12वां देखने वाले हैं। और यहाँ पर बात करें तो अब तक यहाँ पर 9 पीडीएफ मैंने आपको जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। और आज यहाँ पर बात करें दोपहर तक आपको यहाँ पर 12 प्रैक्टिस सेट आपको जो है टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। और निःशुल्क है, टेलीग्राम पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करते हुए चलिएगा और सभी अपडेट और नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 12 है। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 12 से पहला प्रश्न कह रहा कि भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में आपका स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये आपका स्थापित किया गया था सन 1985 में। कब? तो भारत में केंद्र के सरकार के अंतर्गत पर्यावरण मंत्रालय का गठन वर्ष आपको 1950 में हुआ था। यह मंत्रालय मुख्यतः देश में पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों की योजना बनाता है और प्रचार और देखरेख की जिम्मेदारी रखता है। तो यहाँ पर जो हमारा डी विकल्प राइट होता है। कह रहा जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र आप कहाँ पर अवस्थित है, तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल राज्य में, यहाँ के बाकुंडा। कहाँ पर? बाकुंडा। बाकुंडा बाकुंडा के आपका जो है पुरुलिया पश्चिम आपका मिदनापुर जंगल। कौन सा? आपका मिदनापुर जंगल। एक आपका जंगल है मिदनापुर जंगल को यहाँ पर जो है जंगल महल क्षेत्र स्थित है। और यहाँ पर झरग्राम को बोलचाल की भाषा में जंगल महल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर दूसरे का राइट करेंगे। आइए यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और कह रहा कि पर्यावरण आपका निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है। तो यहाँ पर देखिए पारितंत्र समान में तो आपकी नहीं होती है, ये आपकी होती है किसमें? पारितंत्र सेवाएं में। किसमें? पारितंत्र सेवाएं में। पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को पर्यावरण आपका निम्नीकरण कहा जाता है। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि पारितंत्र सेवाएं होती हैं। और पर्यावरण निम्नीकरण के कारण प्राथमिक उपभोक्ताओं का उत्पादन क्षमता जो है प्रभावित होती है। जैसे आपका वायु हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, यह सब पर्यावरण के निम्नीकरण के दुष्परिणाम यहाँ पर निकल के आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। चौथा नंबर कह रहा कि पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही है। चौथे नंबर प्रश्न में तो यहाँ पर पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम की सही अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका मैंग्रोव आता है। कौन सा? सबसे पहले आपका मैंग्रोव आता है। तो देखिए मैंग्रोव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद आपका जो आता है घास स्थल। कौन सा? घास स्थल आता है। तो यहाँ पर घास स्थल, उसके बाद झील, उसके बाद आपका महासागर। ये क्रम आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। फिर कह रहा है भारतीय वन जीव आपका संस्था स्थित है। भारतीय वन जीव संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय जीव वन संस्था आपका है देहरादून में है। देहरादून कहाँ पर है? तो देहरादून आपका उत्तराखंड राज्य में है। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन 1982 में। सन 1982 में इसकी स्थापना होती है। और ये वन्य जीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम और शैक्षणिक आपका पाठ्यक्रम और सलाह प्रदान करता है। और सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण हेतु विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र जो है आपका नई दिल्ली में यहाँ पर स्थित है। आइए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है, वह कौन सा है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है, वह कौन सा है। तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। कौन सा? वर्तमान में सिक्किम राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ पर सर्वाधिक आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है 25 दशमलव यहाँ पर आपका 4% यहाँ पर है। आपका 25 दशमलव यहाँ पर 1.4% यहाँ पर भाग राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका सी विकल्प यहाँ पर राइट होगा। फिर यहीं पे कह रहा है 7 नंबर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। तो सलीम अली जो आपका पश्चिमी बिहार है वो आपका कहाँ पर है? तो गोवा में स्थित है। कहाँ पर? ये जो आपका है सलीम अली पश्चिमी बिहार आपका गोवा में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? सलीम अली अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका है कहाँ पर? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। लेकिन यहीं पर बात करें सलीम अली पश्चिमी बिहार, अगर पश्चिमी बिहार की बात करें, पश्चिमी बिहार की, तो ये आपका जो फिलहाल गोवा में आपका स्थित है। लेकिन यहाँ पर उद्यान की बात कर रहा है तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा।
इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है सन 1986 में। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आपका करेरा अभ्यारण्य है। करेरा अभ्यारण्य क्या है? तो यहाँ पर 8 नंबर में, तो करेरा अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। कहाँ पर? ये आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, शिवपुरी जिले में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। और इसकी स्थापना की बात करें, सन 1981 में स्थापित किया गया था। यह मूल रूप से ग्रेट इंडियन वेस्टर्न जो है सोन चिरैया की स्थानीय आबादी की सुरक्षा का उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। और सन आपका 2022 को, कब? सन 2022 को इसे पूरी तरह से इस अभ्यारण्य को जो है बंद कर दिया गया था। आइए आगे देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका यहाँ पर बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में आपका विस्तृत है, यानी 2 राज्यों में आपका फैला हुआ है। कौन सा बाघ आरक्षित यहाँ पर क्षेत्र है? तो यहाँ पर 9 नंबर की बात करें तो ये आपका पेंच हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा? पेंच बाघ आरक्षित 2 राज्यों जैसे आपका है, ये आपका जो है मध्य प्रदेश में भी है और आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में भी है। ये आपका दोनों में अवस्थित है। वर्तमान भारत में अगर बात करें तो यहाँ पर वर्तमान भारत में बात करें तो यहाँ पर आपके 55 कितने 55 यहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 55 यहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं। और यहाँ पर और 55वां जो आपका टाइगर रिजर्व है वह कौन सा है? तो यहाँ पर राजस्थान का धौलापुरा। कौन सा? यहाँ पर राजस्थान का धौलापुरा। यही आपका जो है राजस्थान का धौलापुरा, यहाँ पर जो है 55वां इसका स्थान है। और करौली टाइगर रिजर्व, इससे करौली जो आपका टाइगर रिजर्व है जिसे मार्च 2024 में आपका जो है आपका स्थापित किया गया था, करौली। आगे देखिए, कह रहा जैव सुरक्षा यानी बायो सेफ्टी का कार्टजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा कार्यान्वित आपका करता है? 10 नंबर में। तो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 2 और बचते हैं। चलिए वह ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है फिलहाल यहाँ पर। तो यहाँ पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो यहाँ पर सी विकल्प राइट होता है कि आपका जैव सुरक्षा का कार्टोजेना प्रोटोकॉल पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आपका कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रोटोकॉल की आपके 29 जनवरी, कब? आपके 29 जनवरी आपके सन 2000 में, 29 जनवरी सन 2000 को पेरिस में जल विविधता सभा ने अंगीकृत किया था। कह रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपके इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपका अवस्थित है 11 नंबर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपका कहाँ पर है? यह नई दिल्ली में आपका स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है सन 1980 में। कब? सन 1980 में 5 जून को। कब? 5 जून को, 5 जून को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर पी आर द्विवेदी। कौन थे? डॉक्टर पी आर द्विवेदी इसके जो है संस्थापक थे, द्विवेदी। आइए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। कह रहा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादन के अंतर्गत आपके विशालतम क्षेत्रफल है? तो यहाँ पर पश्चिमी घाट। कौन सा? यहाँ पर पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर भारत द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में सदापर्णी वन आपके पाए जाते हैं। और यह वन आपके क्षेत्रों में पनपते हैं जहाँ मानसून कई महीने तक रहता है। इस प्रकार के वन में अगर महोगनी, आबनू, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में वनों को सर्वाधिक आपका जो है क्षेत्रफल जो आपका है वह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पर हम जो है बी विकल्प राइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 13 नंबर में कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है 13 नंबर में। तो कह रहा आपके ग्रामीण वानिकी का उद्देश्य सामुदायिक भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि पर पेड़ लगाना है। यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कि आपके फार्म वानिकी व्यक्ति किसानों को अपनी खुद की फार्म भूमि पर अपने परिवार के घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करती है। तो बिल्कुल यह भी सही हो जाएगा, यानी सी विकल्प, यानी पहला और दूसरा यहाँ पर जो हमारे दोनों सत्य हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। और 14 नंबर कह रहा है कि भारत में आपके अपलावी वन। कौन सा? भारत में आपके अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? अपलावी वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो अपलावी वन प्राय आपके भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन में। कहाँ पर? सुंदरबन में। ये आपके क्या होते हैं? अपलावी वन, अथवा जिसे हम मैंग्रोव वन गंगापुत्र के डेल्टा क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन दलदली मिट्टी में उगते हैं
और यह जल सहन की क्षमता अधिक रहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को सुंदरबन हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल यहाँ पर कौन सी नहीं है 15 नंबर में? तो देखिए आपकी कपास भी है और मूंगफली भी है, मकई भी है, लेकिन सरसों आपका यहाँ पर जो है, सरसों यहाँ पर रबी की फसल है। कौन सी? ये सरसों आपकी रबी की फसल है। और रबी फसल की बुआई की बात करें तो इसकी बुआई फ़िलहाल आपकी होती है अक्टूबर और आपके नवंबर में। कब? अक्टूबर और नवंबर में। और इसे जो है आपका जो है कटाई की बात करें, प्रारंभ जो आपका इसका होता है बुआई का, वह आपका अक्टूबर और नवंबर में। और एंडिंग यानी इसकी कटाई की बात करें, एंडिंग तो इसकी बात करें तो यहाँ पर इसकी कटाई जो आपकी होती है फ़िलहाल आपके मार्च और अप्रैल में। कब? मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। और कह रहा है कि स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग यहाँ पर क्या है 16 नंबर में? तो स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? पशुओं का प्रजनन। क्या होता है? स्टॉक फार्मिंग उस कृषि को कहते हैं जिसमें व्यापारिक रूप से पशुपालन का कार्य और पशुओं का प्रजनन का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत आपका यहाँ पर विकसित है? तो ये जो आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। कैसा प्रदेश? तो भूमध्य सागरीय या रूम सागर के आसपास विकसित जो आपके जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कही जाती है। इसका विस्तार आपके भूमध्य रेखा के लगभग दोनों ओर हैं। और यह आपका जो है, जबकि भूमध्य प्रदेश में रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत यहाँ पर आपका संतरा हो गया, खट्टे फलों की बात कर रहा है ना, संतरा हो गया आपका, नींबू हो गया यहाँ पर, नींबू के साथ आपका यहाँ पर अंगूर हो गया, अंगूर के साथ साथ आपका जैतून हो गया, जैतून के साथ साथ यहाँ पर आपका अंजीर, अंजीर यहाँ पर प्रमुखतः रूप से आपके जो है पाए जाने वाले फल हैं। तो यहाँ पर हम भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और सही कूट का यहाँ पर चयन करना है 18 नंबर में। तो सूची 1 में देखिए सूची 2 यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका कोणधारी वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? कोणधारी वन। तो फिलहाल कोणधारी वन आपके साखलिन द्वीप में। कौन से? साखलिन द्वीप में, साखलिन द्वीप में। और सवाना जो आपका पाया जाता है वो आपके ब्राज़ील पठार में। कहाँ पर? ब्राज़ील पठार में। उष्ण मानसूनी वन की बात करें तो ये फिलहाल आपके यहाँ पर दे रखा है आपका मालागासी, मालागासी। और चपराल की बात करें तो आपका कैलिफोर्निया यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का जो हमारा देखिए, ए का यहाँ तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का यहाँ पर चौथा, यानी सी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट होता है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कह रहा है कि आपके इंसेप्टी साल और एंटी साल और बार्टी साल और आपके माली साल निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? यह शब्द किसके लिए आपका यहाँ पर दे रखा है? तो यहाँ पर बात करें 19 नंबर में, तो ये आपका एक योजना आई थी जिसे हम कहते हैं CSCS। यह योजना के तहत विश्व के समस्त मिट्टियों को उच्चतम वर्ग के 10 श्रेणियों में आपका विभाजित किया जाता है। इस विभाजन के आधार पर बात करें तो इसके जैसे लक्षण की बात करें तो यहाँ पर आपका शामिल, तो आपका यहाँ पर नहीं है मृदा तो यहाँ पर आपका शामिल नहीं है। तो एंटीसॉल, आपका इंसेप्टीसॉल, आपका हिस्टोसॉल, ऑक्सीसॉल और आपके आर्टिसॉल, बर्टिसॉल, आपके अल्फीसॉल, मोलिसॉल और आपका स्पोडोसाल और आपका एरिडोसॉल। यहाँ पर जो है 10 श्रेणियों में इसे विभाजित किया जाता है, लेकिन मृदा में आपका जो है इसे विभाजित नहीं किया जाता है। तो एक मिनट, इसे मृदा में जो है, मृदा के लिए इसे जो है यूज किया जाता है। सॉरी आपका जो है CS ये किसके लिए है? ये योजना के तहत विश्व के समस्त मिट्टियों को उच्चतम वर्ग के 10 श्रेणियों में आपका पाया जाता है। आपका मिट्टी का मतलब मृदा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। आगे देखिए, आगे 20 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाली खास श्रृंखला को आपको यहाँ पर चयन करना है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली खास श्रृंखला आपकी कौन सी होती है? तो सबसे पहले हमारा घास आता है। घास क्या होता है? घास आपका उत्पादक होता है। यहाँ पर घास क्या होता है? घास आपका उत्पादक होता है। और टिड्डा यहाँ पर क्या होता है? आपका प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद मेंढक जो यहाँ पर होता है वह द्वितीयक उपभोक्ता, सांप आपका तृतीयक उपभोक्ता और बाज यहाँ पर आपका सर्वाहारी होता है। तो यहाँ पर जो आपका है वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट करेंगे। तो यहाँ पर उत्पादक जो आपके हरे पौधे, यह प्राथमिक द्वितीय तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो आपके आपस में मिलकर खास श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे
यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का यहाँ पर चुनाव करना है 21 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। तो मृदा जो है भोजन एवं आपके लकड़ी का मुख्य आधार है, तो यहाँ पर सही कह रहा है। फिर कह रहा है मृदा एक प्रमुख संसाधन है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियाँ मृदा पर आधारित होती हैं, तो ये आपका ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, मृदा एक प्रमुख संसाधन भी है। ये आपका यहाँ पर ये कथन तो दोनों सही करा। इसके अलावा मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों को यहाँ पर जड़ों की दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उन्हें वृद्धि करने में सहायता प्रदान करते हैं। मृदा अनेक जीवों को आपस में कृषि के लिए आपका मृदा को अनिवार्य बनाती है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण आपकी जो है उत्पन्न होती है। तो ये जो आपकी होती है बाढ़ और सूखा, कौन सी, यहाँ पर पर्यावरण अपघटन के कारण जो आपके जलवायु यानी जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, इसका परिवर्तन होने से इसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिलती है, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ये सब हमें देखने को मिलती है। आगे यहाँ पर 23 नंबर में कह रहा है पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को हुमास में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव आपके क्या कहलाते हैं। तो उसे हम कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं, उसे हम अपघटक कहते हैं। जैसे जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे मृत जंतुओं और पादपों को हुमास में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम अपघटक कहते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे आपके विषाणु और कवक इसमें शामिल होते हैं। कौन से, तो विषाणु और आपके जो है यहाँ पर कवक इसमें जो है आपके शामिल होते हैं, कवक। आइए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कह रहा है कि सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से यहाँ पर है। तो शुरू से ही मेधा पाटेकर का संबंध निम्नलिखित में से यहाँ पर किससे है, 24 नंबर में। तो मेधा पाटकर क्या थी, एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी और पर्यावरणविद हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्हें जाना जाता है। इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म यहाँ पर होता है आपका दिसंबर में। कब, इनका जन्म होता है दिसंबर सन 1954 में। और कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में हुआ था। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इनका जो है संबंध है ऑप्शन नंबर सी। फिर यहीं पे कह रहा है कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, 25 नंबर में। तो बायोडीजल के लिए आपके रतन जोत, जिसे हम जोट्रोफा कहते हैं, क्या कहते हैं आपके रतन जोत, जिसे हम क्या कहते हैं आपका जैट्रोफा कहते हैं, जैट्रोफा कहते हैं, इसकी खेती की जाती है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसे ही गैर परंपरागत आपका ईंधन है। बायोडीजल जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बनाया जाता है। यह परंपरागत ईंधनों का एक विकल्प हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यहाँ पर कि एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें यहाँ पर क्या कहलाती हैं। तो एक भूमि है, जैसे एक भूमि है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वर्ष में अगर हम यहाँ पर 2 प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, 26 नंबर में। तो उसे हम कहते हैं आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या कहते हैं, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, बहुफसली खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम बहुफसली यहाँ पर खेती कहते हैं, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। यह अभिप्राय एक खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें आपके अधिक क्रम में उगाकर अधिक उत्पादन करना। तो यहाँ पर सी विकल्प राइट होगा। और रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं, रिले क्रॉपिंग एक मौसम में एक ही खेत से अधिक फसलों की बीज को जो है क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग को। तो यहाँ पर रिले क्रॉपिंग एक मौसम में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों के बीज को मिलाकर पत्तियों में अथवा छिड़काव विधि से बोया जाता है। जैसे यहाँ पर हम मिला दें गेहूँ और चना, कौन सा मिला दें, तो यही हम मिला दें गेहूँ और चना। यहाँ पर गेहूँ मिला दें, एक ही वर्ष में ये बोई जाती हैं। और हम क्या मिला दें, तो अरहर प्लस आपका ज्वार मिला दें। क्या मिला दें, अरहर प्लस आपका ज्वार मिलाकर हम जो है यहाँ पर खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका रिले क्रॉपिंग इसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 26 नंबर में हमारा राइट होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी बहुफसली इसे हम कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, कह टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है 20 नंबर 7 में। तो ये आपके क्या कैसे आपके अधिक तकनीकी सहायता से टिकाऊ कृषि उपज जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। टिकाऊ कृषि जो है उपज प्राप्त की जा सकती है फिलहाल अधिक तकनीकी सहायता से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होता है। आगे कह रहा कि आपके गहत यानी कुत्थी क्या है, गहत यानी कुत्थी यहाँ पर एक क्या है, तो 28 नंबर में। तो कुत्थी यानी हॉर्स ग्राम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम ये क्या होता है,
तो यह एक मृदा अपरदन अवरोधी फसल होती है। गुत्थी एक आपकी दलहनी फसल है। क्या है? गुत्थी आपकी जो है जो आपकी दलहनी फसल है। तो यहाँ पर सी विकल्प राइट होता है। यानी गुत्थी का वनस्पतिक नाम आपका होता है मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम। ये आपका फबेसी कुल का पौधा होता है। कौन सा? तो ये आपका जो होता है फबेसी कुल का पौधा होता है। इसका उत्पत्ति स्थान उष्णकटिबंधीय दक्षिणी एशिया माना जाता है। तो मृदा अपरदन अवरोधी फसल यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। और आपका दलहनी फसल भी है। आगे कह रहा है भारत में कृषि आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 29 नंबर में। तो भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे पूर्व में कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, इसे आपका जो है सन 1965 में, कब? सन 1965 में गठित किया गया था। और सन 1985 में, कब? सन 1985 में इसे क्या किया गया था? इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है आपका 1965 जो है यहाँ पर राइट होगा। आगे कह रहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किससे शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे मिट्टी परीक्षण को भी प्रयोगशाला भी शामिल है, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भी है, कृषि यंत्र आपका परीक्षण प्रयोगशाला भी है, लेकिन कृषि अभियांत्रिकी यहाँ पर जो है शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य जो है कृषि एवं संवर्गी क्षेत्रों का समग्र विकास और उन्हें सुनिश्चित करते हुए 12वीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में आपका 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था। इस योजना के तहत अगर कुछ क्षेत्रों की बात करें तो आपकी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, कृषि यांत्रिकरण है, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित क्रियाकलाप है, राज्य बीज फार्मिंग की सहायता है, उर्वरक युक्त गुण नियंत्रण प्रयोगशाला है और संकेतित कीट आपका प्रबंधन योजनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर कृषि अभियांत्रिकी यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर में। और यहाँ भी कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको यहाँ पर काल कर्मानुसार यहाँ पर व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था यहाँ पर। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम यहाँ पर आया था सन आपका 1972 में। कब आया था? सन आपका 1972 में आया था। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो सन आपका 1973 में आया था। कब आया था? सन 1973 में आया था। और उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? प्रोजेक्ट हाथी आपका आया था सन आपका 1992 को। कब? सन 1992 को। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो ये आया था आपका 2002 में। कब? 2002 में आया था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला आपका हो जाएगा तीसरा। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा चौथा। तो यहाँ पर काल कर्मानुसार जो आपका हो जाएगा तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। यहाँ पर ए विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से युग में यहाँ पर सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। क्या हिमाचल प्रदेश में है? तो ग्रेट हिमालयन पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो बिल्कुल सर ये आपका है। और आपका ग्रेट दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान क्या जम्मू कश्मीर में है? तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है गिर राष्ट्रीय पार्क है। गिर राष्ट्रीय पार्क गिर से गुजरात, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और केम्बल राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल दे रखा है। तो केम्बल राष्ट्रीय पार्क क्या आपका जो है 3 सही हो गए। तो इसका मतलब चौथा तो आपका एक बात ही है, तो आपको गलत होना ही है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान एवं आपका निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका स्थित है। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा सुमिलित नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर 33 नंबर में। और सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमिलित करना है। और तो इधर देखिए राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं। सूची 1 में आपके क्या दे रखे हैं? सूची 1 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और यहाँ पर उससे संबंधित जिला है। तो राष्ट्रीय आपका मरु उद्यान दे रखा है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जो आपका कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर आपका शायद राजस्थान में है। और आपका ताल छापर कहाँ पर है? ताल छापर आपका जो है चेरू में है। और फुलवाड़ी की नाल कहाँ पर है? तो फुलवाड़ी की नाल ये आपका उदयपुर में है। ये भी शायद आपका जो है राजस्थान में ही है। बंद बरेठा कहाँ पर है? तो ये भी आपका भरतपुर में है।
तो यहाँ पर हमारा राइट होता है आपका ए विकल्प, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और आपका डी का यहाँ पर दूसरा। तो ये आपका जो मिलान यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित बाघ अभयारण्य, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बांधवगढ़ भी है, संजय दुबरी भी है, कान्हा भी है, लेकिन आपका अमनगढ़ कौन सा, अमनगढ़ बाघ अभयारण्य कहाँ पर है। तो अमनगढ़ बाघ अभयारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो बिजनौर जिले में। कहाँ पर है, तो बिजनौर 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 आपका ज़िले में आपका स्थित है और इसे कार्बेट बाघ अभयारण्य के बफर क्षेत्र में घोषित किया गया था। बाकी अन्य अभयारण्य की बात करें सब आपके एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे यहाँ पे कह रहा है 35 नंबर में कि निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपका बांदीपुर, भीतरकनिका और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सुंदरबन। तो उपयुक्त कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र आपका यहाँ पर घोषित है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो यहाँ पर आपका बांदीपुर भी क्षेत्र घोषित है, भीतरकनिका भी और आपका यहाँ पर सुंदरबन भी। तो पहला और दूसरा और चौथा यहाँ पर जो बाघ आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर घोषित है। तो भीतरकनिका कहाँ पर है, तो भीतरकनिका आपका राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, तो ये सर जी आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर, ये सर जी आपका उड़ीसा में है। भीतरकनिका आपका बाघ अभयारण्य, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क आपका एक कछुआ है, ये आपका कछुआ अभयारण्य क्या है, कछुआ और घड़ियाल के संरक्षण के लिए आप प्रसिद्ध है। और बांदीपुर की बात करें, बांदीपुर कहाँ पर है, तो बांदीपुर आपका कर्नाटका में है। कहाँ पर है, कर्नाटका में है। और ये आपका जो है, और मानस कहाँ पर है, मानस की बात करेंगे, मानस आपका जो है असम में है। कौन सा है, मानस आपका असम में है। और सुंदरबन आपका कहाँ पर, सुंदरबन यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है। तो सारे के सारे यहाँ पर हमारे हो गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल की किस सन में आपको स्थापित किया गया। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस सन में आप यहाँ पर स्थापित किया गया। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जिसे हम IPCC कहते हैं, IPCC की स्थापना की बात करें, इसे संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम विश्व मौसम संगठन आपके WMO जो है सन 1988 में, कब, सन 1988 में की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इससे आपका भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन और शमन के विकल्प भी उपलब्ध कराता है। और इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय है जिनेवा, आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर आपका जो हो जाता है 1988। 37 नंबर कह रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीन पीस आपका इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपके एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कहाँ पर है, एम्स्टर्डम आपका जो है नीदरलैंड एम्स्टर्डम आपका नीदरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन आपका 1971 में कनाडा के वैंकूवर में एक विश्व व्यापारी आंदोलन के रूप में शुरू की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य USA यानी स्टेट ऑफ अमेरिका के नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना था, परंतु वर्तमान में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण सुरक्षा के रूप में कार्य करना था। आगे बढ़ेंगे और यहाँ कह रहा है 38 नंबर में कि निम्नलिखित देशों में किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान है। 38 नंबर में तो ये जो क्षेत्र है आपका भूटान, कौन सा, यहाँ पर भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मिलाकर 70% भाग पर यहाँ पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी है और भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है और भूटान भारत को विद्युत का यहाँ पर निर्यात करता देश भी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए वन के प्रकार दे रखा है और उससे संबंधित यहाँ पर आपके प्रदेश दे रखे हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, कौन से, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, तो ये आपका किस क्षेत्र में है, तो ये आपका तराई क्षेत्र में। कौन से, ये तराई क्षेत्र में है। तो ए का यहाँ पर आपका चौथा राइट होता है। पहला, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये आपके मध्य गंगा के मैदान, कौन सा, मध्य गंगा का मैदान। तो यहाँ पर आपका बी का तीसरा होता है, बी का तीसरा होता है। उसके बाद आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
नहीं, अल्पाइन है, अल्पाइन आपका जो है अल्पाइन, अल्पाइन जो आपका कहाँ पर है, तो अल्पाइन से आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का पहला होता है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपका जो हो जाएगा सह्याद्री हो जाएगा, तो डी का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। तो 43 बार यहाँ पर होना चाहिए, 43 बार है, 43 बार है। तो 43 बार यहाँ पर होना चाहिए, 43 बार है हमारा कहाँ पर है, तो 43 बार है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर मिलान सही हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए, फिर आपको सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो इधर प्रकृति आपको क्या दे रखा है, इधर आपके भारत की प्राकृतिक वनस्पति है, इधर आपके वार्षिक वर्षा है, यानी वहाँ पर कितनी वार्षिक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितनी आपकी कितने सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर होती है, तो 200 से आपकी कितनी होती है, तो 200 से यहाँ पर जो है अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से यहाँ पर अधिक वर्षा होती है आपके कहाँ से, तो उष्णकटिबंधीय आपके सदाबहार वन में। और फिर आपका दे रखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, तो यहाँ पर आपकी कितनी वर्षा होती है, तो यहाँ पर आपकी होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। फिर आगे है उष्णकटिबंधीय आपके शुष्क वन, तो यहाँ पर कितनी वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, तो यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर कितना, तो यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर तो यहाँ पर होती है। फिर निर्जल वन में आपकी कितनी होती है, तो निर्जल वन जो आपको हो जाएगा यहाँ पर आपके 50 सेंटीमीटर से यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो हमारा अगर बात करें मिलान कौन सा सही हो जाएगा, तो सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा और डी का यहाँ पर तीसरा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा गेहूं की प्रजाति नहीं है, तो यहाँ पर गेहूं की प्रजाति कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर कुंदन भी है, कल्याण सोना भी है, सोनालिका भी है, लेकिन यहाँ पर कौशल दे रखा है, कौशल। कौशल यहाँ पर मूंगफली की एक प्रजाति है, किसकी, ये आपकी मूंगफली जिसे कच्चा बादाम भी कहते हैं, ये जो आपकी किसकी है, तो आपकी मूंगफली की प्रजाति है, किसकी, सर जी आपका मूंगफली की प्रजाति है। जबकि कुंदन, कल्याण सोना, सोनालिका, ये सब अर्जुन, ये सब गेहूँ की प्रजाति हैं। फिर यहाँ आगे कह रहा है 8वीं योजना के अंतर्गत अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है वह उनकी संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 42 नंबर की बात करें, योजना आयोग ने सन आपका 1989 में, कब, सन 1989 में देश को 15 कितना, देश को 15 कृषि आपके जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, जिसमें पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश, गंगा के निचला मैदान, गंगा के मध्यवर्ती मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा पार मैदान और पूर्वी पठारी पहाड़ी देश और मध्यवर्ती पठारी व पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी पठारी व पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी पठारी व पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदान पहाड़ी और पश्चिमी तटीय मैदान, इस तरह से आपके टोटल 15 क्षेत्रों में जो है विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक वर्गीकरण पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, कह रहा है कि इन पारिस्थितिक वर्गीकरणों के आपके जो है धवलता परिणाम को घटता क्रम में लिखना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर 43 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सबसे पहले टुंड्रा आएगा, टुंड्रा के बाद टैगा आएगा, टैगा के बाद आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बाद आपके उष्णकटिबंधीय आपके सदाबहार वन। तो यहाँ पर आपका चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा यहाँ पर राइट होगा कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लघु तरंगों द्वारा आती हैं और पृथ्वी की सतह पर टकराने के बाद वह पुनः आपका परावर्तन उनका हो जाता है और पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित आपकी जो ऊष्मा है और परावर्तित ऊष्मा के अनुपात को धवलता कहते हैं। टुंड्रा क्षेत्रों में धवलता की मात्रा सर्वाधिक आपकी विषुवतीय रेखा क्षेत्रों में जो है न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर आपका ये देखिए आपका चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा यहाँ पर जो है आपके धवलता परिणाम के स्वरूप आपका घटता क्रम होगा। आगे कह रहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष आपके वैधानिक निकाय होती है। इसके औपचारिक रूप से इसका गठन आपका जो होता है वह आपका 27 सितंबर आपका 2006 को इसका गठन होता है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आपका आया था 2005 में, इसके तहत इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कह दिया सलाई उद्योग में माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे 45 नंबर में। तो यहाँ पर दिया सलाई बनाने में मानव
मानचित्र की तिल्लियाँ बनाने के पॉपुलर वृक्ष का जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसके? पॉपुलर वृक्ष की लकड़ियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई के लिए यहाँ पर जो आपका रायबरेली आपका जो यहाँ पर शामिल है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। आगे फिर यहीं पे कह रहा है कि आपका वह वह कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिकी विज्ञान का उपयोग पौधे का अध्ययन पर किया था? तो आपके जोहान्स थे। कौन थे? आपके जोहान्स यूजेनियस आपके बूलो बार्मिंग ने सन आपके 1905 में आपके वनस्पति एवं आपके पर्यावरण आपके विद थे जिन्होंने पारिस्थितिकी यानी प्लांट इकोलॉजी पौधे के भौतिक और जैविक पर्यावरण के संबंधों की जांच की थी। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये कौन थे? जोहान्स यूजेनियम बूलो बार्मिंग। आगे आपका यहाँ पर 47 नंबर खाद्य श्रृंखला के सही क्रम को चुनना है। खाद्य श्रृंखला के, तो यहाँ पर अगर बात करें टिड्डा क्या होता है यहाँ पर? तो टिड्डा यहाँ पर होता है जो आपका घास हो गया, घास के बाद आपका टिड्डा, मेंढक, सांप, उसके बाद बाज। तो यहाँ पर टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज ये सभी अपनी आहार आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर जो है यहाँ पादप पर निर्भर होते हैं। इसमें घास जो आपका होता है उत्पादक होता है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता होता है और मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता होता है, सांप तृतीयक उपभोक्ता होता है और बाज यहाँ पर चतुर्थ उपभोक्ता होता है जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं यानी मांसाहारी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण की संपूर्णता अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो पर्यावरण की संपूर्णता अवधारणा को किसने यहाँ पर प्रतिपादित किया? तो पर्यावरण की संपूर्ण अवधारणा को आपके फ्रेडरिक द्वारा, कौन थे? तो फ्रेडरिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। आगे फिर कह रहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA है यहाँ पर क्या? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने पर्यावरण प्रभाव आकलन को किसी परियोजना के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को पहचान करते हुए इसे प्रयोग किया और प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के रूप में परिभाषित किया। अतः यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन एक आपके निर्णायक कारक साधन है। यहाँ पर निर्णायक कारक साधन आपका हो जाएगा। कर्म मृदा के प्रमुख घटकों में न्यूनतम आपके यहाँ पर आयतनात्मक संगठन वाला है। तो ये जो आपका होता है कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? मृदा में मुख्य रूप से आपके 4 घटक होते हैं जिसमें आपके कार्बनिक पदार्थ, मृदा छल, मृदा जल, मृदा वायु और खनिज पदार्थ, ये आपके 4 प्रकार के आपके घटक होते हैं। और ये आपके महीन दशे में पाए जाते हैं। इन प्रमुख घटकों में कार्बनिक पदार्थ जो है वह न्यूनतम आपके आयतनात्मक संगठन वाला घटक होता है। ऑप्शन नंबर आपके कार्बनिक पदार्थ। कह रहा है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, यानी विनिमय का मतलब आदान प्रदान, यानी फेफड़ों में गैसीय आदान प्रदान का स्थल कौन सा होता है? तो ये जो आपका होता है यहाँ पर आपके यहाँ पर अल्वियोलाई। कौन सा? अल्वियोलाई, यानी फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल अल्वियोलाई। जैसे हम क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका कहते हैं। वायु कोष्ठिका को श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। जब मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा क्या करती है? हवा गले में आपके ट्रैक्रुआ नामक अंग में आती है जिसको आपके विंड पाइप भी कहा जाता है। आगे जाकर ट्रैक्रुआ के कई भागों में विभाजित हो जाती है और जिसे बैक्यूलोलॉक्स ट्यूब कहते हैं। बैक्यूलोलॉक के अंदर हवा की थैली मौजूद होती है जिसे आपके यहाँ पर एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई यहाँ पर डी विकल्प राइट होगा। कह रहा लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो लंबे समय का यहाँ पर मुख्य ईंधन क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति कसरत करता है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होता है, जिसमें अगर बात करें 1:2:1 यहाँ पर जो है जिसे CH2O होते हैं वे अधिकांश कार्बोहाइड्रेट्स की खपत इन पदार्थों के रूप में ऊर्जा के प्रदान के लिए होती है। लंबे समय की कसरत के मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे बढ़ेंगे। कह रहा मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो यहाँ पर उसके आँखों का एक सामान्य रोग होता है। आँख के लेंस आँख से विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता यहाँ पर खो देता है, अपारदर्शी हो जाता है। लेंस के धुंधलापन के मोतियाबिंद कहा जाता है। और यह फिलहाल आपके जो है पर तारिका को भी, दृष्टिपटल को भी और यहाँ पर आपके स्वच्छ मंडल को भी। लेकिन तो यहाँ पर देखिए एक मिनट कह रहा है यहाँ पर कि मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में कौन सा भाग आपका प्रभावित होता है? तो यहाँ पर विकल्प में से डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोतियाबिंद आँखों का एक सामान्य रोग होता है। आँखों के लेंस से आँख जो है विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है और अपारदर्शी हो जाता है। लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आगे बात करें
तो इसे हम रेटिना यानी दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम जो है रेटिना रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त में से आपका कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट का यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर दे रखा है क्या? तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन दे रखा है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन दे रखा है, तो इसका संबंध हो जाएगा एक मिनट, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो प्रोजेस्टेरोन का संबंध हो जाएगा गर्भाशय यानी जो गर्भाशय यानी महिला से संबंध हो जाएगा। और आपका टेस्टोस्टेरोन जो आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, इसका संबंध हो जाएगा आपका यहाँ पर अंडाशय यानी पुरुष से संबंध हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो आपका थायरॉक्सिन दे रखा है, ये क्या होता है कि ये थायराइड से संबंधित हो जाता है, जिससे घेगा रोग कहते हैं। इंसुलिन जो आपका है वह अग्नाशय से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का यहाँ पर दूसरा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा। अंडाशय जो होता है वह मादा के उदर गुहा में स्थित होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन एड्रोजोन और प्रोटोजोन आपका कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ये विकल्प राइट होता है। आगे यहाँ पर कह रहा है, आगे यहाँ पे कह रहा है 55 नंबर कि मानव भ्रूण का हृदय कब आपका स्पंदन करने लगता है। 55 नंबर में जो मानव भ्रूण है वह हृदय कब स्पंदन करने लगता है। तो ये जो कब करता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। कब करता है? तो पुरुष शुक्राणुओं द्वारा स्त्री अंडाणु को निश्चित किए जाने के बाद आपके जो है निर्मित भ्रूण में हृदय अपने विकास के चतुर्थ सप्ताह में जो है स्पंदन होने लगता है। और भ्रूण के चौथे सप्ताह अपने प्रथम में हृदय अपनी आरंभ आँखों को विकास और पैरों को चिन्ह बनाने लगता है। आगे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों की एक कार्य नहीं है। और कौन से पौधों के जड़ों का एक कार्य नहीं यहाँ पर? तो ये आपका है प्रकाश संश्लेषण। क्यों? प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों का ये आपका कार्य नहीं होता है। पौधों का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के साथ आपके मूलांकन से बनता है वह प्रकाश के विपरीत लेकिन जल एवं भूमि की ओर बढ़ता है, जड़ कहलाता है। जड़ जमीन में खनिज लवण एवं जल अवशोषित करती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पादप और सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपयोग खाद्य संश्लेषित करने के लिए करते हैं। कह रहा जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो होता है वह आनुवंशिकता और विचरण का। किसका? तो जेनेटिक्स का संबंध आनुवंशिकता का विचरण से होता है। आनुवंशिक लक्षणों के द्वारा यह बीमारी जो आपकी होती है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपकी चलती रहती है। इसे हम जो है इन कारणों को अध्ययन को हम आनुवंशिकी कहते हैं। इसके अनुसार मेंडल ने जो है दी थी। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैथ का प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा करेंगे। और कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का परसेंट जो आपका यहाँ पर दे रखा है वह 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आपको प्राप्त करना यहाँ पर आवश्यक होगा। तो अधिकतम अंक जो आपका दे रखा है वह 450 दे रखा है। अब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 42% यहाँ पर अंक होना चाहिए। अब उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितना होना चाहिए? तो 450 और कितना चाहिए आपको यहाँ पर? आपको 42% चाहिए। परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा और 5 नवा 45 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे आपको 42 को, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर 21 का 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 100 यहाँ पे 89 आ जाएगा। 189 आ जाएगा। अब यहाँ पर 189 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का यहाँ पर अंतर आ जाता है। तो दोनों के विक्रय मूल्य का यहाँ पर अनुपात बताना है। तो यहाँ पर मान लेंगे वस्तु का जो है क्रय मूल्य, यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे आपका एक्स है। क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचने पर, अगर 10% के लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ पर 110% करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो आप यहाँ पर 100 नीचे हो जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ पर वस्तु को 4%, कितना? वस्तु को 4% पे करेंगे तो x इंटू आपका 104 हो जाएगा और बटे यहाँ पर भी आपका 100 हो जाएगा। और कह रहा है यहाँ पर इन सभी में कितने का? तो यहाँ पर इन सभी में आपका 3 का अंतर आ जाता है। कितने का? 3 का यहाँ पर अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर
यहाँ पर आपका हो जाएगा 110x, 110x माइनस 104x, 104x बराबर यहाँ पर जो आपको हो जाएगा, या 100 का 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको हो जाएगा इधर 300 इधर हो जाएगा, 300 इधर हो जाएगा। तो 110 में से 104 जाएगा तो यहाँ पर आपका 6x हो जाएगा, 6x बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 300। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, 6 से काटेंगे, 6 25 30 से आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 50 आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य 50 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य आपका जो आपका यहाँ पर 50 आ गया, क्रय मूल्य 50 आ गया। अब 4% का यहाँ पर लाभ निकालेंगे, 4% का यहाँ पर लाभ निकालेंगे तो यहाँ पर 50 इंटू आपका यहाँ पर कर देंगे 104%, कितना 104% और बटे कर देंगे 100, बटे कर देंगे 100। तो यहाँ पर 50 से काटेंगे आपका 50 दूना 100 और 2 से काटेंगे आपको कितने बार कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कट जाएगा 52 बार में, कितना 52 बार में आपका यह आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब 10% का लाभ निकालेंगे, अब 10% का लाभ यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 गुणे आपका 110 और बटे कर देंगे यहाँ पर आपका 100। तो यहाँ पर काट देंगे 50 दूना यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा और 2 से काटेंगे आपको कितनी बार में कट जाएगा, तो आपको कट जाएगा 55 बार में। तो यहाँ पर अनुपात कितना आ जाएगा, 52 और 55 का, 52 और 55 का। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप दोनों क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कह रहा जब एक राशि का निवेश यहाँ पर 5 वर्षों के लिए किया जाता है तो इसमें आपको जो है 5250 की राशि प्राप्त होती है। यदि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज यहाँ पर 2% अधिक होता है तो प्राप्त राशि आपकी 5600 होनी थी, तो निवेश की राशि यहाँ पर कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपकी, जैसे इसे आप होमवर्क ले लीजिए, इसे आप होमवर्क ले लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा 61 और 62 नंबर को। तो 61 और 62 नंबर को आप होमवर्क ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको उत्तर इसका क्या आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 62 नंबर से देखेंगे। और कह रहा है एक फर्श के, कह रहा है एक हाल के फर्श की लंबाई आपकी 16 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो है फर्श की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पर आपका देखिए चूंकि लगाएंगे आपका 16 मीटर, 16 मीटर और यहाँ पर 12 मीटर, 16 मीटर और 12 मीटर, इनका जो हम मैसा निकालेंगे, मैसा इनका कितना आ जाएगा, मैसा पे तो यहाँ पर 4 आप आ जाएगा। और यहीं पर प्रत्येक वर्ग का टायर की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर इनका मैसा पर निकालेंगे, सीधे हमारा यहाँ पर 4 मीटर आएगा, हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर 63 नंबर में कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पर 260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात यहाँ पर 13:5 है, तो उसकी आयताकार मैदान का परिमाप यहाँ पर आपको बताना है 63 नंबर में। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, आयताकार मैदान की भुजाएं 13x और 5x यहाँ पर आपका हो जाएगा, 13x और 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13x और कितना हो जाएगा इंटू आपका 5x हो जाएगा। 5x बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 260 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 13x इंटू 5x हो गया, बराबर आपका 260 मीटर स्क्वायर के आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x आपका x स्क्वायर हो जाएगा और इंटू आपका यहाँ पर 13 यहाँ पर 65 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 260 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 65 को यहाँ पर 260 से काटेंगे तो आपका कितनी बार में कट जाएगा, ये आपका 4 बार में कट जाएगा, कितना 4 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 आ गया, तो एक्स बराबर यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, कितना एक्स बराबर यहाँ पर आपका 2 आ गया। अब आयताकार मैदान का परिमाप निकालेंगे, आयताकार जो है मैदान का परिमाप निकालेंगे तो यहाँ पर कितना है, तो 13x है प्लस आपका 5x है, 13x प्लस 5x। तो यहाँ पर 2 गुणे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13×5 हमारा कितना हो जाएगा, 18x आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18x आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 18 और x की जगह हम कितना रख देंगे, यहाँ पर 2 आया तो 2 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 18 दूना 36, 36 दूना हमारे यहाँ पर 72 आ जाएगा, कितना 72 आ जाएगा। अब 72 देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है, तो 72 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विकल्प में है, सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है निम्न आंकड़ों का यहाँ पर बहुलक ज्ञात कीजिए।
तो बहुलक वही होता है जो आपकी संख्या में सबसे सर्वाधिक बार आया हो। तो यहाँ पर सब सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? तो देखिए 83 यहाँ पर आपका दिख रहा है, 83 यहाँ पर भी दिख रहा है, 83 यहाँ पर भी दिख रहा है, 83 यहाँ पर भी दिख रहा है। और 83 की बारंबारता आपकी कितनी बार हो जाएगी? तो 83 की बारंबारता यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 83 की बारंबारता 4 है, तो यहाँ पर 83 हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है कि 750 प्रतिभागियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया है और यह पाया गया है कि इस बंटन का माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक हैं। यदि माध्य और माध्यिका क्रमशः क्या दे रहा है? कह रहा है 184 किलोग्राम और 178 किलोग्राम है, तो निम्न में से कौन सा बहुलक का अत्यधिक संभावित मान आपको यहाँ पर केजी में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 750 की देखिए 750 की प्रतिभागियों का यहाँ पर कितना दे रखा है? माध्य 184 कितना 184 केजी दे रखा है। कितना? 184 यहाँ पर केजी दे रखा है और माध्यिका आपका दे रखा है कितना? तो माध्यिका आपकी 178 दे रखा है। तो बहुलक बराबर क्या करेंगे? तो बहुलक बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 आपका हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा माध्य, 2 गुणे माध्य जगह इसी पे रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 3 गुणे माध्यिका कितना है? माध्यिका यहाँ पर 178 है। कितना? माध्यिका यहाँ पर जो है 178 है माइनस 2 गुणे यहाँ पर माध्य कितना है? माध्य हमारा 184 है। माध्य यहाँ पर 184 है, तो यहाँ पर आपका 3 गुणे 178 कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 534। कितना हो जाएगा? 534। और यहाँ पर 2 गुणे 184 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 368 हो जाएगा। 534 में से 368 जाएगा, 166 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद रख लेना है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे हमारा यहाँ पर माध्य। ये आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र आपको जो है याद रखना है, आप जो है यहाँ से एक नंबर आपका बन जाएगा। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर जो है कंप्यूटर से प्रश्न है, कह रहा है कि आपका एक्यूमुलेटर डैश डैश का एक समकालित घटक है। तो एक्यूमुलेटर यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक आपका समकालित घटक है सीपीयू का। सीपीयू को यहाँ पर जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कर मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वह महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग और उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइजेज संस्थान योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है किस समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया, कुछ चरणों की शर्तें और प्रत्येक चरण की खोज को आगे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी चरणवार संशोधन। क्या होता है? देखिए, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया को कुछ चरणों की शर्तें होती हैं, फिर प्रत्येक चरण की खोज के आगे चरणवार शोधन के रूप में जाना जाता है। कभी कभी इसे आपके टॉप डाउन डिजाइन भी कहा जाता है। आगे कह रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम हो, उसे हम क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता होती है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम होती है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? तो ये जो आपका हमारा पीसी होता है, क्या होता है? हार्डवेयर सेटिंग पर जो है वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटें। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 70 प्रत्येक पीसी के मदरबोर्ड में एक बैटरी होती है जो 2 उद्देश्यों को पूरा करती है, जिसमें आपके कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी यानी जिसे हम CMRO कहते हैं, और फीड करना और कंप्यूटर के रियल टाइम के क्लॉक को फीड करना जब तारीख और समय दिखाता है। इसलिए जब मदरबोर्ड की बैटरी करप्ट हो जाती है तो वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट आपको मानों पर अपने वापस आ जाती हैं। कह रहा उस नई तकनीकों को क्या कहते हैं जो एक नई कृत्रिम दुनिया के सृजन को क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतः क्रिया भी करने लगते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? आभासी वास्तविकता। क्या कहते हैं? आभासी वास्तविकता वह नई तकनीक होती है जिसमें कृत्रिम दुनिया के जो है सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। बढ़ेंगे 72 नंबर की ओर, और 72 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का यहाँ पर फुल फॉर्म आपका क्या होता है?
तो वायरस का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है 72 नंबर में। तो यहाँ पर होता है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपके विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर आपके साइज क्या होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यह डिवाइस में डेटा की चोरी उससे हानि होने पर सिस्टम को ख़राब कर देता है। वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स आपका जो है अंडर आपका सीज, यहाँ पर बी विकल्प राइट होगा। कह रहा एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या होता है। एटीएम जो होता है वह ऑटोमेटेड टेलर मशीन का संक्षिप्त रूप होता है और यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट बैंकिंग है जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से हम नकद जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। जॉन एड्रियन कौन थे, एक वैज्ञानिक थे जॉन एड्रियन, जॉन आपके एड्रियन, जॉन एड्रियन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने शेफर्ड को इसको जो है आविष्कारक माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो आपका हुआ था सन 1967 में कहाँ पर हुआ था, लंदन में जो है एटीएम का जो है प्रयोग हुआ था सन 1967 में। आगे देखिए, कह रहा है कि आपकी मौजूद फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जाती है बिना आपके मूल फाइलों को अधिलेखित किए बिना। तो ये आपका हो जाता है सेव एज क्या होता है, सेव एज कमांड को के द्वारा किसी भी पूर्ववर्ती फाइल को पुनः किसी नए नाम, नई इकोडिंग, नई फाइल फॉर्मेट इत्यादि में सहेजने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। इसके दौरान पहली फाइल अपने मूल नाम से सुरक्षित हो जाती है। कह रहा कि वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो आपकी हो जाती है आपका F5 हो जाता है। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F5 या हम कंट्रोल प्लस F आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। कह रहा स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है। तो देखिए स्प्रेडशीट में यानी मेल मर्ज जो है MS वर्ड की महत्वपूर्ण सुविधा होती है। क्या होती है, मेल मर्ज जो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण सुविधा होती है जिसके द्वारा आप एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जबकि वाइट इफ एनालिसिस गोल सीकिंग लक्ष्य का तलाश और सेटिंग स्प्रेडशीट छटाई के विशेष के टूल होती है। यहाँ पर कह रहा है स्प्रेडशीट विश्लेषण के लिए निम्न से कौन सा उपकरण नहीं है, तो आपका मेल मर्ज। कह रहा है कि Ctrl+D कुंजियाँ दबाने से MS वर्ड में डैश डायलॉग बॉक्स आपका आ जाता है। तो कंट्रोल अगर हम D दबाते हैं तो MS वर्ड में आपका जो क्या होता है फॉन्ट खुलता है। क्या होता है, आपका फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाता है जहां हम फॉन्ट पेज, फॉन्ट आकार, फॉन्ट रंग और कुछ अन्य विशेष फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। कह रहा डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो यहाँ पर हो जाता है स्पैम की, किसकी, स्पैम जो है इसका अर्थ होता है अवांछित या अनचाहे वाणिज्य ईमेल से जिनके इंटरनेट पर बाढ़ आती है। स्पैम फोल्डर, इस फोल्डर का इस्तेमाल आने वाले अवांछित वाणिज्य ईमेल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि यह उपयोगकर्ता के अनबॉक्स से बाहर रहे। कह रहा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। तो यहाँ पर विंडोज है, यूनिक्स है, डॉक्स है और आपका मैकएफी है। तो यहाँ पर अलग जो बताना है तो आपका मैकएफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विंडोज, यूनिक्स और डॉस ये सब क्या है, ये सब तीनों क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ये सब तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम। जब से आपका मैकएफी क्या है, मैकएफी एक आपकी अमेरिकी, कैसी, अमेरिकी क्या है, अमेरिकी आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है, अमेरिकी सॉफ्टवेयर आपकी एक कंपनी है जो एंटीवायरस और VPN आदि सर्विस जो है प्रोवाइड कराती है। कह रहा CMOS का पूरा नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो CMOS का पूरा नाम जो होता है वह आपका कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है 80 नंबर में, तो ये आपका होता है पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर D, यानी आपका कम्प्लीमेंटर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी से कहते हैं। CMOS एक तरह की मेमोरी चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है और यह बैटरी की जो है एक बैटरी की मदद से चलती है। इस बैटरी को CMOS सेल भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव संग्रहालय और पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है
और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन 2004 में। आगे देखिए, कह रहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार जो अगर बात करें, यहाँ पर तो आपका 57.20% यहाँ पर जो है महिला साक्षरता थी। और यहाँ पर पुरुष साक्षरता कितनी थी, पुरुष साक्षरता थी 77 दशमलव आपके यहाँ पर 77 पॉइंट यहाँ पर 3% यहाँ पर थी। और महिला की थी आपकी 57.2% यहाँ पर थी। कह रहा कि किशोरी बालिका योजना वर्ष में डैश डैश दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने का पेशकश करती थी। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 300 कितनी, यहाँ पर 21 फरवरी कब की बात है आपकी, 21 फरवरी आपकी 2019 में किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना शुरू की गई थी। किशोरी बालिका योजना 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश देती थी। तो ऑप्शन नंबर डी। कह रहा आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का प्रारंभ किया गया। तो आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को यहाँ पर जो है किया गया। इसमें कोविड-19 के महामारी के दौरान रोजगार श्रृंखला के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को यहाँ पर जो है चिन्हित किया गया था। आगे कह रहा है नीचे दिए गए युग्म में कौन सा यहाँ पर सुम्मिलित नहीं है। तो लखनऊ जो आपका दे रखा है, लखनऊ क्या है, इधर आपका नगर है और आपका स्थानीय निकाय दे रखा है। तो लखनऊ क्या है आपका एक छावनी परिषद है। और कानपुर क्या है, तो कानपुर आपका एक नगर निगम है। और उसके बाद अगर गाजियाबाद आपका यहाँ पर गाजियाबाद नगर परिषद दे रखा है, लेकिन गाजियाबाद क्या हो जाएगा, गाजियाबाद भी आपका नगर यहाँ पर नगर निगम हो जाएगा। गाजियाबाद में भी आपका नगर निगम है। और आपका काकोरी आपका नगर पंचायत हो जाएगा। यहाँ पर ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ये वाला सही नहीं होगा। आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे 86 नंबर में। तो टोटल यहाँ पर आपके 2 आपके हो जाएंगे, कौन से, तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें लखनऊ में स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है। तो यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में आपकी भोटिया जो जनजाति है, कौन सी, भोटिया जनजाति, यह युवा गृह और प्रचलित है, जिसे रंग बंग भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर सुम्मिलित नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म यहाँ पर दे रखा है। अमीर खुसरो का संबंध आपका जो है एटा से दे रखा है। मिर्जा गालिब का आगरा से दे रखा है। जोश का मलिहाबाद से दे रखा है। लेकिन यहीं पर आपका बात करेंगे जिगर का यहाँ पर संबंध आपका गोरखपुर से नहीं होगा। किसका, जिगर का। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा रामनगर बनारस में रामलला का मंचन कितने दिन होता है। तो जिगर का संबंध यहाँ पर मुरादाबाद से हो जाएगा। कहाँ से, जिगर का संबंध यहाँ पर मुरादाबाद से हो जाएगा, मुरादाबाद से, ये ध्यान रखना। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है यहाँ पर रामनगर बनारस में रामलीला मंचन कितने दिन होता है। तो रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले का एक तहसील है। रामलीला में रामचरित के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन के यहाँ पर लीला का मंचन होता है। यह मंचन काशी नरेश द्वारा आपका प्रायोजित होता है। पूरे 31 दिन, कितने, पूरे 31 दिन प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित होता है। आगे करेंगे प्रसिद्ध सूफी संत शेख चलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश डैश में आपका स्थित है। तो सूफी संत शेख चलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। और यह आपका जो है सूफी संत शेख चलीम चिश्ती दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में आगरा के समीप स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा आदि यहाँ पर प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई थी। अब वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद आपके स्थित हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे बौद्ध ग्रंथ आपके अगुंतर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। कितने, 16 महाजनपदों में बांटा गया था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में टोटल आपके 8 महाजनपद हैं, जिसमें आपका काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी ये आपके, और उसके बाद आपके कुरु, सूरसेन और पांचाली आपके 8 यहाँ पर जो है महाजनपद आपके स्थित हैं। आगे कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे 165 यहाँ पर
165 यहाँ पर कितना 165 किलोमीटर की लंबी द्रुतगामी सड़क मार्ग है, जो आपके ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन वाली जो है आपकी सड़क है। तो यहाँ पर आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन वाली सड़क है, 165 मीटर इसकी जो है लंबाई है। आइए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख आपके खनिज के हैं, इसमें से कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपका बॉक्साइट, कौन सा आपका बॉक्साइट, डायोस्फियर, आपका लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नाइट, ओकर, फास्फोराइट और आपके फायरोफाइलाइट और आपका स्कारलैंड कोयला, ये सब आपके शामिल हैं। तो आपका यहाँ पर लाइमस्टोन, आपका डोलोमाइट। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो इधर आपका स्थान दे रखा है, उधर से संबंधित उद्योग दे रखे हैं। तो चुर्क आपका कहाँ पर है, चुर्क। तो उत्तर प्रदेश चुर्क जो आपका है सीमेंट उद्योग के लिए, किसके लिए, चुर्क यहाँ पर सीमेंट उद्योग के लिए है। तो फिरोजाबाद आपकी बात करें, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए यहाँ पर जो है जिसे सुहागनगरी के नाम से भी जाना जाता था। और आपका अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ आपका तालों के लिए, मेरठ आपका खेल खिलौने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट होता है 94 नंबर में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का यहाँ पर दूसरा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना आपका बरेली में, कहाँ पर है, बरेली के अलावा कृषि रबड़ कारखाना आपका मोदी नगर गाजियाबाद में भी मिलेगा। आगे कहेंगे, देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो वाराणसी आपका सांस्कृतिक एवं धार्मिक दे रखा है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, सभी जानते हैं, ये भी सही हो जाएगा। झांसी औद्योगिक केंद्र दे रखा है, तो झांसी आपका औद्योगिक केंद्र नहीं है, यह आपका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। कैसा है, ऐतिहासिक पर्यटन आपका स्थल है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। और आपका मुरादाबाद तो आपका पीतल नगरी है, तो यहाँ पर बी सी विकल्प यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। आगे है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास संबंधित योजनाओं का निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया था। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्य गतिविधियों का देखभाल जो आपका हुआ था। कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम जो है क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। तो ये आपकी जो है शारदा नहर, कौन सी, शारदा नहर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अधिकतम जो है क्षेत्रफलों की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे जो है लंबी नहर है। यह आपके चंपावत के वनवास उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नेपाल पर जो है नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। और नहर के निर्माण कार्य जो आपका है 1920 से प्रारंभ हुआ था और सन 1928 में जो है आपका पूर्ण हुआ था। इस नहर में आपके लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल उत्तर प्रदेश में जो है सर्वप्रथम आपका उत्पादक है। तो ये जो आपकी फसल है वह जो आपके गेहूं की, कौन सी, गेहूं की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू, गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादन में जो आपका है, चना के उत्पादन में आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश आएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा धान और गेहूँ की। धान यहाँ पर की आपकी जो है खरीफ की फसल है और गेहूँ आपकी जो है वह आपकी रबी की फसल है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने भाई को सपोर्ट करिए। सपोर्ट के तौर पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यहाँ पर प्रेस कर लेना है। और फ्री PDF पाने के लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। नहीं तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट इस चैनल को सर्च करेंगे क्लास वायरस को, वहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा।